9 बज गए में सबसे पहले बात हाथरस की करेंगे, जहां सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। आज दूसरा दिन है जांच का, आपको पूरा अपडेट देंगे। वहीं दूसरी ओर ईडी ने भी हाथरस के बहाने हिंसा की साजिश को लेकर आज खुलासे किए जा सकते हैं। 4 गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से ईडी पूछताछ करने वाली है। सवालों की फहरिस्त तैयार है। सीबीआई ने भी हाथरस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए अब कमर कस ली है। पहले दिन कई घंटे की जांच पड़ताल हो चुकी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाथरस में पीड़िता के गांव में सीबीआई हर उस थ्योरी पर काम कर रही है जो अब तक उठाई गई है। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाश रही है जो अब तक उठे हैं। सीबीआई हर उस आदमी से पूछताछ कर रही है जिसका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। पहले दिन कई घंटे तक सीबीआई अधिकारियों ने तफ्तीश की। माना यही जा रहा है कि आज भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। जांच का पहला दिन, क्राइम सीन पर पड़ताल, चिता की जगह की जांच, घर वालों से बातचीत। जांच का दूसरा दिन, अब आज क्या करेंगे जांच अधिकारी? हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ था? उसे किसने मार डाला? पुलिस ने आनन फानन में अंतिम संस्कार क्यों किया? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई मंगलवार को बुलगड़ी पहुंची। सीबीआई जांच की पहली लोकेशन थी क्राइम सीन। फिर दूसरी लोकेशन पर भी सीबीआई अधिकारी पहुंचे, वो जगह जहां पुलिस वालों ने पीड़िता का अंतिम संस्कार किया था। जांच का तीसरा ठिकाना था पीड़िता का घर। पहले दिन जांच पड़ताल के केंद्र में रहा पीड़िता का भाई। कल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई जांच से लेकर रात करीब 8 बजे तक सीबीआई ने उसे अपने साथ रखा। जहां जहां अधिकारी गए, पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गए। हर उस जगह पर पीड़िता के भाई से अधिकारी जानकारी जुटाते रहे। क्राइम सीन पर भाई से सवाल जवाब किए गए तो पीड़िता की मां से भी वारदात वाले दिन की जानकारी जुटाई गई। पहले दिन की जांच का ये अंत नहीं था। सीबीआई के अधिकारी क्राइम सीन, अंतिम संस्कार वाली जगह और फिर पीड़िता के घर भी गए। घर पर जांच अधिकारियों ने पीड़िता के भाई और अन्य परिजनों से जानकारी जुटाई। अच्छा, सिर्फ इतना? सत्येंद्र से क्या पूछी सीबीआई ने? उनसे तो पता नहीं मेरे को, वो तो उनकी शादी थी तो सारा। अच्छा, आपकी भाभी से? हट जा बेटा। भाभी से कुछ नहीं पूछा। सीबीआई ने पीड़िता के एक भाई को दिन भर अपने साथ रखा, क्राइम सीन से लेकर अंतिम संस्कार वाली जगह तक। फिर उसे अपने साथ भी ले गए। जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। हाथरस के कृषि भवन में पीड़िता के भाई को करीब 3 घंटे तक रखा गया। सीबीआई ने रात करीब 8 बजे उसे वापस बुलगड़ी छोड़ा। पीड़िता के भाई की माने तो सीबीआई ने उससे पूछताछ नहीं की है, बल्कि कुछ कागजात साइन कराए हैं। सीबीआई ने पहले दिन की जांच के दौरान क्राइम सीन से साक्ष्य जुटाए। अधिकारी मिट्टी, अस्थियां, केन, लकड़ी और चप्पल भी अपने साथ ले गए। सीबीआई आपको ले गई थी? कहाँ पर ले गई थी? वो कृषि भवन अपने ऑफिस में लेके गई थी। कितने घंटे तक आपको रखा? करीब 3 घंटे करीब रहा था। क्या पूछताछ की गई आपसे? पूछताछ तो कुछ नहीं हुआ, बैठे रहे थे हम लोग। जो भी वहाँ पे जो उनके सब जो 7 अधिकारी थे, जो सैंपल जो लेके गए हम शमशान से, उसके जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठा करे हैं उनको पैकेट में और सील भी लगा के उन्होंने पूरे मतलब उसके सिग्नेचर के लिए लेके गए थे। 3 घंटे तक आपको वहाँ पर रखा जी, पूछताछ कुछ नहीं हुई। आज सीबीआई की जांच का दूसरा और बेहद अहम दिन है। अब देखना होगा सीबीआई की टीम का अगला कदम क्या होता है। हाथरस से राजेश सिंगल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तीन संवाददाता हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हाथरस से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप लगातार किस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है उसे कवर कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि कैसे पीड़िता के परिवार से पूछताछ की गई, क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम पहुंची, जहां पर चिता जलाई गई वहां पर पहुंची। कल क्या कुछ सीबीआई की फाइंडिंग्स और उनकी जांच में दायरा रहा और आज कहां पर जांच जाकर टिकी है? क्या आज भी उसी तरीके से किया जाएगा या फिर आज क्वेश्चनिंग का दौर एक बार फिर से होगा? देखिए नेहा, सीबीआई की टीम आज भी पूछताछ के लिए गांव में जा सकती है। कुछ लोगों से ऐसी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी है कि सीबीआई लगातार जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनसे कल उन्होंने पूछताछ किया। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये कृषि भवन है हाथरस का और यहीं पर सीबीआई की टीम ने कल पूछताछ पीड़िता के भाई से किया। करीब 3:40 पर पीड़िता के घर से उनको यहां पर लाया गया और उसके बाद यहां 7:40 तक इनको रखा गया। उसके बाद घर छोड़ दिया गया। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली गई। हालांकि पीड़िता के भाई का ये कहना है कि उनसे बहुत सारे जो दस्तावेज हैं उस पर साइन कराए गए और जो सैंपल फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किए थे उन सैंपल को लेकर के उनके सामने रखा गया और उसमें सील लगाई गई। तो इन तमाम चीजों की छानबीन की गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल सीबीआई ने जो पूछताछ कई जगहों पर किया है, सबसे 11:30 बजे के आसपास सीबीआई की टीम पहुंची थी क्राइम सीन की उस जगह पर जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा वहां पर सीबीआई ने पीड़िता के बड़े भाई को करीब 2 घंटे से ज्यादा रखा और वो तमाम जगहों पर लेकर के गई जहां पर उनको शक लग रहा था कि किस तरफ से आरोपी आए होंगे और पूरी घटना को अंजाम उन्होंने दिया होगा। इसके साथ ही अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ था वहां पर भी पीड़िता के भाई को लेकर के गए थे। घर से सीबीआई ने उस केन को भी अपने कब्जे में लिया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि केरोसिन तेल का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन की तरफ से पीड़िता के जो अंत्येष्टि किया गया था उसमें इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक चप्पल भी अपने साथ सीबीआई की टीम लेकर के गई है। तो इन तमाम साक्ष्यों को सीबीआई ने अपने पास कलेक्ट कर लिया है और ये वही ऑफिस है जहां पर सीबीआई की टीम ने अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। यहाँ के जो 2 कमरे हैं उनका इस्तेमाल सीबीआई पूछताछ के लिए करेगी और जो भी लोगों को संबंध दिया जाएगा आने वाले दिनों में उन लोगों से यही पूछताछ किया जाएगा। ये हाथरस का कृषि भवन है और कृषि भवन को उन्होंने अभी कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, टेम्परेरी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ जब तक सीबीआई की टीम जांच करेगी वो लोग यहीं पर मौजूद रहेंगे, यहीं से ही अपनी आगे की गतिविधि चलाएंगे। लौटूंगी मैं आपके पास जितेंद्र। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, 4 लोगों की गिरफ्तारी तो पीएफआई फंडिंग मामले में हुई है, क्या और गिरफ्तारियां संभव हैं? धीरे धीरे करके ये पूरा नेटवर्क सामने आ रहा है या फिर हम ये माने कि यही 4 जो हैं वो मुख्य अभियुक्त हैं? हाथरस केस के बहाने हिंसा की साजिश रचने के मामले में ईडी आज 4 गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। माना यही जा रहा है कि आज अहम खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के उन सवालों की जानकारी है जो आरोपी मूसद से पूछी जानी है। ईडी मसूद से पूछ सकती है कि पीएफआई अकाउंट को फंडिंग का मकसद क्या था, साथ ही इलियास से संबंध क्या थे, वो सभी हाथरस क्यों जा रहे थे। पीएफआई फंडिंग को लेकर ईडी की पूछताछ आज की जाएगी और इसमें 4 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले इन्हीं 4 पीएफआई के सदस्यों से आज पूछताछ हो सकती है। हाथरस केस में पीएफआई फंडिंग से उठेगा पर्दा। पीएफआई के सदस्यों से अब ईडी करेगी पूछताछ। हाथरस में दंगों की साजिश का खुलेगा राज। कोर्ट से इजाजत के बाद एक्शन में आई ईडी। हाथरस में दंगों की साजिश का पूरा प्लान क्या था, कैसे यूपी को जलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई थी,
कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था और किस रूट के जरिए कितना पैसा पहुंचाया गया था। अब इन सब सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की टीम को कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी को मंजूरी दे दी। आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम चारों से सवाल जवाब के लिए मथुरा जेल जाएगी। पीएफआई के 4 सदस्यों अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है और उसने पीएफआई के बैंक खाते से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। इन सब दलीलों के आधार पर ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मांगी और कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की मंजूरी दे दी। उम्मीद है इन चारों से पूछताछ में 100 करोड़ की फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। साथ ही उस वेबसाइट के बारे में भी जानकारी हासिल होगी जो हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश के लिए बनाई गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएफआई के बारे में वो जानकारी देंगे। अरविंद, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब ईडी को इजाजत मिल गई है कोर्ट से पूछताछ करने की, सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी, जाहिर सी बात है, जिसमें फंडिंग से लेकर तमाम सवाल किए जाएंगे। किस तरीके से वहां पर दंगों को अंजाम दिया जा रहा था, क्या जानकारी मिल रही है? आज की पूछताछ में क्या कुछ संभव है? जी देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब ये हाथरस वाला कांड हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 4 पीएफआई के सदस्य हैं उनको पकड़कर ये दावा किया कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश थी। फंडिंग का भी जिक्र आया, जिसके बाद जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने अपनी जांच आगे बढ़ाई। मैं आपको बता दूं कि 2018 से ही पीएफआई की फंडिंग पर जो प्रवर्तन निदेशालय है वो जांच कर रहा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात अदालत में जो ईडी ने खुलासा किया है, उसने खुलासा किया है कि जो गिरफ्तार मसूद है उसके पास जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे एक विशेष उद्देश्य से ट्रांसफर हुए हैं। तो ईडी मसूद से यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो विशेष उद्देश्य क्या था। क्या हाथरस में हिंसा फैलाने की तो साजिश नहीं थी, ये पूछताछ की जाएगी। दूसरा जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो खुलासा ये है कि मसूद जो है, जिसे गिरफ्तार किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, वो लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के कांटेक्ट में था। मोहम्मद इलियास कौन है? दरअसल मोहम्मद इलियास की भूमिका दिल्ली दंगों में संदिग्ध पाई गई थी और उसे गिरफ्तार भी किया था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने। तो अब यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या मोहम्मद इलियास के इशारे पर तो मसूद नहीं आ रहा था, उसके अलावा जितने भी 4 सदस्य जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी ईडी आज मथुरा के जेल में जाएगी, पूछताछ करेगी। ईडी ये पूछताछ करेगी, कोर्ट से अब इजाजत इसकी ले ली गई है। शिवेंद्र, जाहिर तौर पर पीएफआई फंडिंग की जब बात आ रही है तो ये एक बड़ा नेटवर्क होगा। 4 गिरफ्तारियां अभी तक सिर्फ हुई हैं, आगे और गिरफ्तारियां संभव है या फिर इन्हीं पर जांच केंद्रित रहेगी, ये जो 4 गिरफ्तार किए गए हैं लोग? देखिए नेहा, ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो बेहद अहम है। 7 तारीख को यूपी पुलिस ने मथुरा में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग फंडिंग कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, चंदा देने के लिए जोड़ रहे थे और साथ ही साथ ये वेबसाइट पर जो हिंसा फैलाने, उन्माद फैलाने वाले मैसेजेस डाल रहे थे। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें ये किए जाने की बात कह रहे थे।
अब जो यूपी पुलिस है उसने अपनी शुरुआती पूछताछ में ये जानकारी ईडी को दी थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में साजिश के तहत 100 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग हुई। हालांकि उसके पुख्ता सबूत अभी तक कोई नहीं मिले, लेकिन इसमें जरूरी है कि प्रवर्तन निदेशालय इन लोगों से पूछताछ करे, क्योंकि जो अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, जो संपर्क है इसका मोहम्मद इलियास से, और इसके अलावा जो इन लोगों की मौजूदगी थी हाथरस में या वेबसाइट के जरिए जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन मैसेजेस की बात की जा रही है, उसके बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं। इन लोगों के पास से 6 मोबाइल और एक लैपटॉप भी रिकवर किया गया था। उन मोबाइल्स में तमाम ऐसे नंबर्स मिले जिन लोगों को पहली बार संपर्क किया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के सबूत थे कि क्या किसी खास उद्देश्य के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है नेटवर्क में, और यही आरोप यूपी पुलिस का था। लेकिन इनको पैसे किस तरह से पहुंचाया गया, किस तरह से फंडिंग की गई, कहां से पैसा आया, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की फंडिंग के बारे में प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा और उस जांच के लिए ही इन लोगों की कस्टडी ली जानी है। तो ये कहीं ना कहीं इस जांच का पूरी दूसरा पहलू है। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना में क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या सच्चाई है। दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स की रोल है उसकी जांच कर रही है एसआईटी, उसके लिए 16 तारीख तक रिपोर्ट देनी है यूपी सरकार को। तीसरी तरफ ये पीएफआई एंगल, जो साजिश का एंगल है, जिसमें सियासी साजिश है या पीएफआई की साजिश है या क्या बात है, उस चीज को जानने के लिए ईडी अब इसमें आ गई है। यानी जो जितनी प्रीमियम एजेंसीज हैं वो पूरे मामले को जांच कर रही हैं, जिससे हर एंगल को जांचा जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला होता चला गया और उसमें कई एंगल आए, चाहे वो पीएफआई का एंगल हो, नक्सल का एंगल हो, ऑफिसर्स की लापरवाही हो, या फिर जो पूरी घटना है उसमें शक और सुबह और विवाद हो। तो ये सारी चीजें सामने लाने के लिए बेहद जरूरी है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो सबूतों को इकट्ठा करें, कड़ियों को जोड़ें, ताकि ये पूरा मामला खुल सके। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हाथरस से तमाम अपडेट्स हमारे संवाददाता दे रहे थे। लेकिन अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। फिर विवादित बयानों का सिलसिला एक बार शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यहां तक कह दिया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में आतंकियों का आशियाना बन जाएगा। तो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार बना मिलेगा। ये हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब जनता नेता के कामकाज से बेहद खफा हो तो कौन सा दांव खेला जाता है। हमारे नेता हैं उनको बोलना है, मैं इन चंद शब्दों के साथ पुनः जो हमसे गलती जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ, एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ। वैशाली जिले महनार में जेडीयू उम्मीदवार की हालत आपने देखी। जब ऐसे नेता के लिए गृह राज्य मंत्री वोट मांगने पहुँचे तो लोगों को महागठबंधन का डर कैसे दिखाया, जरा ध्यान देकर सुनिए। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार बना मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों का। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की जीत का जो आतंकी कनेक्शन जोड़ा तो आरजेडी आग बबूला हो गई। सियासत में कोई बेवकूफ नहीं होता। आरजेडी को फौरन समझ में आ गया कि गृह राज्य मंत्री कहां के तार कहां जोड़ रहे हैं। लिहाजा आरजेडी ने पलटवार किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा, ऐसे गृह मंत्री क्यों बनाए जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के ऊपर हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि हमने बाहुबली को, अपराधी को टिकट दिया। अरे जिनके घर में खुद खिड़की दरवाजे शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। जेडीयू अपने गिरेबान में झांके बीजेपी। बहरहाल अब चुनाव प्रचार के दौरान उन सभाओं की तस्वीर भी देख लीजिए जहां खुद केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें महनार की हैं। 2 गज की दूरी का जुमला बस दस्तावेजों और कागजी आदेशों का हिस्सा है। नेताओं और समर्थकों पर चुनावी रंग ऐसा चढ़ा है कि वो कोरोना के कायदे कानून भूल गए हैं। चुनावी सभा में हजारों की भीड़ उमड़ रही है और माला पहनने की होड़ में नेता
सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र भूल रहे हैं। वैशाली के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उड़न खटोले में सवार होकर समस्तीपुर पहुंचे। उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए और सूबे में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। पूरे बिहार में विकास की लहर दौड़ रही है। नित्यानंद राय के बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिस बयान से उन्होंने विपक्ष को चित करने की कोशिश की है, वही बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री का बयान चुनाव आयोग की दहलीज तक कब पहुंचता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और भारी बारिश से हैदराबाद में हुआ है भीषण हादसा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। खासतौर पर हैदराबाद में, जहां पर इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में भी गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी हैं। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर है। आपको बता दें कि हैदराबाद में दीवार ढहने से 9 लोगों की जान चली गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में 14 लोगों की जान जा चुकी है। कई जगहों पर पटरियां डूब गई हैं, सड़कों पर कारें बह रही हैं, कई शहरों से बिजली गायब है। सरकार ने हिदायत दी है हैदराबाद में कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं अपने आप में कि किस तरीके से तेलंगाना में भारी बारिश का तांडव देखा जा रहा है। गाड़ियां बह रही हैं और साथ ही सड़क पर जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ये भी इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। आशीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? ये भारी बारिश का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? मौसम विभाग क्या कह रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? जी, अगर हम बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटे और बारिश की आशंका जाहिर की गई है। अभी जो डीप डिप्रेशन है वो एक डिप्रेशन में तब्दील होकर हैदराबाद शहर के पश्चिम में 50 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। कल ये डीप डिप्रेशन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश से काकीनाडा तट से टकराया था। करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और उसके बाद बारिश का सिलसिला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में नोटिस किया जा रहा है, विटनेस किया जा रहा है। कल पूरी रात हैदराबाद शहर खास तौर पे बुरी तरीके से बारिश से प्रभावित रहा। बिजली कंप्लीटली पूरी तरीके से बिजली गुल है। सड़कों पर पानी भर गया, वाहन कई सारे ब्रेकडाउन हो गए, कार कई सारे ब्रेकडाउन हो गए। उसके अलावा जो हम बात करें, घरों के अंदर रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। कई सारे जो लेक हैं वो लेक भारी बारिश की वजह से लबालब भर गए और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। अभी जो हालात हैं, दुर्भाग्यवश 9 लोगों की हैदराबाद में मौत हो गई है, 11 लोगों की तेलंगाना में मौत हो गई है, 3 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हो गई है। 14 कुल लोगों की मौत दोनों तेलुगु राज्यों को मिलाकर हो चुकी है पिछले 24 घंटों में की हम बात कर रहे हैं। अभी बारिश का पूर्वानुमान जारी है। प्रशासन ने चौकस है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सड़कों पे हैं। वो जो स्टैग्नेशन है वाटर का, जो डेब्रीज है, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे जो ट्रैफिक फ्लो है उसको रिज्यूम रखने के लिए, बहाल रखने के लिए हैदराबाद विजयवाड़ा जो हाईवे है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण हाईवे है, वहां पर भी कई जगहों पर ट्रैफिक
रुक चुका है, क्योंकि जो पानी है वो इस हाईवे पर जगह जगह पर इकट्ठा हो गया है या इसके ऊपर से बह रहा है। तो प्रशासन, राज्य सरकारें दोनों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य सरकारें, दोनों राज्य सरकारों के मुखिया के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी लगातार प्रशासनिक अमले से बातचीत कर रहे हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं। दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज ने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, एसपी को कंटिन्यूअस स्थिति पर मॉनिटरिंग करने के लिए बोला हुआ है। जरूरत पड़ने पर फील्ड पे जाएं, सारे लोगों को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में इस वक्त भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। वहीं 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कई जगहों पर लोग फंस गए हैं। इतनी ज्यादा बरसात हुई है दोनों राज्यों में कि वहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश हैदराबाद में भी हुई है और साथ ही तेलंगाना के अलग अलग जगहों पर देखी गई है, जिसकी वजह से वहां पर 9 लोगों की जान चली गई है। कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी हैं। ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में पार्किंग में भी कई जगहों पर पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो मूसलाधार बारिश की ये 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सड़क पर इस वक्त सैलाब जैसा मंजर है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। हाईवे पर पानी भर गया है, जहां तहां पानी से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई हो चुकी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हिरासत में गुजारने के बाद वो अब बाहर आ गई हैं। रिहाई के फौरन बाद उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी किया और ये कहा कि हमसे जो गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया है उसे वापस लाना होगा। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा। ये आवाज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की है। महबूबा मुफ्ती का ये ऑडियो संदेश उनकी रिहाई के फौरन बाद आया। महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले हिरासत में लिया गया था। 1 साल से ज्यादा वक्त तक वो हिरासत में रहीं और अब जाकर उनकी नजरबंदी खत्म हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। हिरासत खत्म होने के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने ऑडियो संदेश जारी किया और कश्मीर की आवाम को संबोधित किया। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने ऑडियो संदेश में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अनुच्छेद 370 हटाए जाने को काले दिन का काला फैसला बताया। अब महबूबा मुफ्ती 16 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपनी बात सामने रखेंगी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने ट्वीट किया, आखिर महबूबा मुफ्ती की गैर कानूनी हिरासत खत्म हो गई। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है।
उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हिरासत में गुजारने के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा रिहा हो गई हैं। उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। एक के बाद एक कई नेताओं ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि ये सुनकर खुशी हुई कि महबूबा मुफ्ती जी की नजरबंदी खत्म हुई और वो रिहा हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। महबूबा मुफ्ती को भी 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हिरासत में ले लिया गया था। मुफ्ती को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया था। फारूक और उमर अब्दुल्ला को पहले ही रिहा किया जा चुका था। अब जाकर महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, आज तक। आईफोन के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। एप्पल ने अपने 4 नए आईफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। इनमें आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी शामिल हैं। हर साल एप्पल सितंबर के महीने में अपने नए फोन्स लॉन्च करता है। अब आपके सामने आ गया है आईफोन का नया अवतार। आईफोन के चाहने वालों के लिए एप्पल ने लॉन्च किए हैं 4 लेटेस्ट डिजाइन और खूबियों से लैस 12 सीरीज के फोन। एप्पल ने अपने हाई स्पीड इवेंट के दौरान आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी को लॉन्च कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये चारों आईफोन किन खूबियों से लैस हैं। पहले की सीरीज के मुकाबले इनमें क्या बदलाव किए गए हैं और सबसे अहम सवाल, आपको आईफोन 12 के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि आईफोन 12 प्रो में 6.1 इंच की ओलेड डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले साइज का ही इन दोनों स्मार्टफोन्स में फर्क है। आईफोन 12 प्रो मॉडल्स के डिजाइन की बात करें तो इनमें स्टील डिजाइन है, जबकि आईफोन 12 मैक्स में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। ये 4 कलर वेरिएंट्स ग्रे, स्टेनलेस स्टील, गोल्ड और ब्लू में उपलब्ध होंगे। आईफोन 12 सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स में एप्पल A14 बायोनिक चिप दिया गया है। कंपनी के मुताबिक ये किसी भी स्मार्टफोन में दिया जाने वाला अब तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। आईफोन 12 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरे दिए गए हैं। इनमें 12 मेगापिक्सल का वाइड, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। आईफोन 12 प्रो मैक्स में दिया गया है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसमें 60 mm फोकल लेंथ है। आईफोन 12 में iOS 14 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। आईफोन 12 ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। आईफोन 12 मिनी की बात करें तो इसमें 5.4 इंच की ओलेड स्क्रीन दी गई है। 5G सपोर्ट, A14 बायोनिक प्रोसेसर, लो लाइट के लिए नए कैमरे, iOS 14, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप और मैक्सिव चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स को 128 GB, 256 GB और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। अब बात रही इनकी कीमत की, तो आईफोन 12 मिनी पाने के लिए आपको 69,900 रुपए खर्च करने होंगे। आईफोन 12 की कीमत भारत में 79,990 रुपए से शुरू होगी। आईफोन 12 प्रो की कीमत 1,19,900 रुपए रखी गई है। आईफोन 12 प्रो मैक्स के लिए आपको 1,29,900 रुपए खर्च करने होंगे। भारतीय बाजार में आईफोन 12 प्रो 30 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। आज तक ब्यूरो।